पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं ज़हरा शान आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। पान की रोपण तकनीक पर एक जानकारी। विभिन्न बुआई यंत्रों पर जानकारी। मिर्च की फसल में समसामयिक प्रबंधन। पान एक व्यावसायिक फसल है जिसकी खेती अपने प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़े स्तर पर की जाती है। चूंकि पान की रोपाई का ये उचित समय चल रहा है, इसलिए बरेजा निर्माण एवं रोपण प्रक्रिया को सावधानी से अपनाने की आवश्यकता होती है ताकि उचित पौध संख्या स्थापित हो सके। अतः किसान भाइयों, यदि आप भी पान की रोपण की तैयारी कर रही हैं, तो पान रोपण की उचित तकनीकी को कैसे अपनाएंगे, इस विषय पर समुचित जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। कि इस समय पान का जो कंजर्वेटरी होती है, जिसको हमारे किसान भाई बरेजा कहते हैं, भीट कहते हैं, उसके निर्माण का सबसे अच्छा समय चल रहा है और पूरे प्रदेश में पान के जो भीट हैं, जो बरेजे हैं, उनका निर्माण किया जा रहा है। इसमें मुख्यतया जो सामग्री लगती है वो बांस लगती है। बांस का मेन इसमें मुख्य व्यय होता है बांस के ऊपर। तो बांस अच्छे किस्म के लेना चाहिए और उस पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो घुने हुए ना हो, क्योंकि इन बांसों को 3 साल तक आपके पान के खेत में रहना है कम से कम। आप उसका लेआउट करने के बाद कलई से उसकी सीधे आप लाइन कर लें, लाइन खींच लें, पंक्तियां बना लें। और बनाने के बाद आपको बता दूं कि मुख्यतः पंक्ति से पंक्ति की दूरी किसान भाई हमारे 65 से 70 बांस से बांस की दूरी 1 मीटर रखते हैं। कभी कभी बांस की कमी होती है तो उस दूरी को बढ़ा भी लेते हैं। तो अच्छी तरह से आप जब उसका कलई से पंक्तियां बना लेते हैं तो उसमें आपको बांस लगाने की बारी आती है। तो बांस लगाने में आवश्यक है कि एक अच्छी तरह से पहले उसमें एक विशेष प्रकार का नोकदार यंत्र आता है, जिसको हमारे किसान भाई अपनी स्थानीय भाषा में उघन्नी कहते हैं। जबकि वो छेद करने वाला एक रॉड होता है, उससे उसमें जमीन पे आपके खेत में निर्धारित जो दूरी होती है बांसों की, उस दूरी पे उससे होल किए जाते हैं, छिद्र किए जाते हैं। इसके बाद उस बांस को उसके अंदर रखकर अच्छी तरह से मिट्टी से दबा दिया जाता है। ये अगर बांस को हिलाया जाए तो बांस गिर नहीं सकते। इसके बाद फिर इन बांसों को बांधने की बात आती है और ऊपर का इसका जाल बनाना पड़ता है। जाल भी मुख्यतः बांस की कमटियों से बनता है, बांस को फाड़ कर बनता है। और इसके बाद फिर बात आती है, कहीं कहीं प्रायः किसान उसकी जो छवाई कर रहे हैं घास से मचान बना लेते हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि घास का प्रयोग बंद करने की आवश्यकता है और उसके लिए आवश्यक है कि आप एग्रोसेड नेट, एक एग्रोसेड नेट की जाली आती है, 75% का प्रयोग करें। 75% का मानक का मतलब ये है कि इसमें 75% छाया रहती है आपके बरेजे में और 25% धूप आती है। इस जो हमारे पान को जिस तरह का वातावरण
चाहिए वो 75% एग्रोसेड नेट जाली यानी प्लास्टिक की जो जाली आती है उससे उसको मिलता है। तो जो छत है उसको हम उस एग्रोसेड नेट की जाली से ढक देते हैं और चारों तरफ से दीवारें उसकी उसी से बंद कर देते हैं। या आप समझ लें कि जहां आपको पान की खेती करना है वो बन गया। अब बात आती है कि आपको बुआई करना है। उसमें बुआई करने के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि पान बेल आपकी अगर स्वयं की है तो निरोग है कि नहीं है। ऐसा कोई पान बरेजे से आप पान बेल न क्रय करें जहां पहले से कोई रोग लगे हों। आपको सलाह दी जाती है कि आप उसका उपचार अवश्य करें। और उपचार करने के लिए एंटीबायोटिक दवा आती है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। उस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को का पैकेट 6 ग्राम का आता है। 6 ग्राम दवा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 30 लीटर पानी में आप अच्छी तरह से घोल लें और इसकी जो पान कटिंग होती है जिसको आप ढोली कहते हैं, एक ढोली अगर कटिंग ले रहे हैं आप, इसका मतलब है कि एक ढोली में 200 कटिंग है। नंबर ऑफ कटिंग्स 200 हैं उसमें। इसकी पूरी आप गड्डी बनाकर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के बने हुए घोल में आपको 10 से 15 मिनट तक रखना है। उपचारित करने के बाद उसको बाहर निकाल लें और उसको गड्ढे में उसको किसी बांस की डलियों में कपड़ा बिछाकर रखते चलें और इसके बाद आपको पान बेल आपकी बुआई के लिए तैयार होती है। एक बात और बताना चाहूँगा, बुआई में से कम 2 दिन पूर्व जब आपकी अंतिम जुताई हो जाती है, बरेजा आपका इस स्थिति में आ जाता है, तो आपको करना ये होगा कि जो आपकी पंक्तियां हैं उसमें आपको बरेजे का भूमि शोधन करने की आवश्यकता है। भूमि शोधन के लिए बोर्डो मिश्रण आप तैयार करेंगे। पाव भर आप 0.25% का बोर्डो मिश्रण की आवश्यकता हो तो वो 20 लीटर हो जाता है। आपका 80 लीटर पानी आपके पास सुरक्षित रखा। इस 20 लीटर दवा को उस 80 लीटर पानी में डालकर आपको हजारों में भर के इसकी धार करना होगी, इसकी ड्रेंचिंग करना होगी। बुआई के 2 दिन पहले आपने बोर्डो मिश्रण की धार कर ली बताए अनुसार। इसके 1 दिन पश्चात आप पानी से धार करेंगे। सिर्फ आपको सादा पानी लेना हजारों में और जहां आपने अपनी पंक्ति में बोर्डो मिश्रण से भूमि का उपचार किया था उससे आप अपना पानी से धार कर दें तो नमी उसमें अच्छी पर्याप्त बन जाती है और उसके 1 दिन बाद आप पान बेल उपचारित करके उसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई मुख्यतः 10 से 15 सेंटीमीटर पे दूरी पे करते हैं, कहीं कहीं दूरी बढ़ा भी सकते हैं, ये निर्भर करेगा पान बेल के ऊपर। और अच्छी तरह से जब आप कटिंग बोते हैं तो उसकी ठोकाई अच्छी तरह से होना चाहिए। कुछ दिनों के पश्चात आप देखते हैं कि 15 दिन 20 दिन के बाद उसमें अंकुरण शुरू हो जाता है, बेल बढ़ने लगती है। हमारे प्रदेश में रबी फसलों की कटाई के बाद जिन किसानों के पास सिंचाई की व्यवस्था है वे ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई की सोच रहे होंगे, लेकिन इन फसलों की बुवाई हेतु हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के बुवाई यंत्रों का निर्माण किया है, जिनका उपयोग कर किसान भाई इन फसलों की बुवाई आसानी से उचित दूरी पर करके समय की बचत के साथ साथ बीज की बचत कर सकते हैं। तो बुवाई यंत्र कौन कौन से हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, इस पर संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए ये विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, उन्नतशील कृषि यंत्र तथा मशीनरी विभिन्न कृषि कार्यों को समय पर संपन्न करने में सहायक होने के साथ साथ समय पर श्रम, ऊर्जा, श्रमिकों की बचत करते हैं तथा अन्य निवेशों जैसे बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन, सिंचाई जल आदि का अधिकतम उपयोग करने में सहायता प्रदान करते हैं। अतः किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे न्यूमेटिक प्लांटर यंत्र के बारे में। यह एक 6 कतारी प्लांटर यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा विशेष फसलों जैसे भिंडी, मक्का, मूंगफली आदि को आसानी से निश्चित दूरी व निश्चित मात्रा में बोया जा सकता है, क्योंकि यह यंत्र हवा के दबाव पर काम करता है। यह एक ट्रैक्टर द्वारा चालित यंत्र है। इस यंत्र का प्रयोग बीज उत्पादन में भी किया जा सकता है, क्योंकि इस यंत्र द्वारा एक एक बीज निश्चित स्थान एवं गहराई में सुगमता पूर्वक समायोजित किया जा सकता है। किसान भाइयों, इस यंत्र का उपयोग करने पर बीजों का एक समान वितरण होता है एवं
बीज बचत होती है तथा एक बार में अधिक बीज नहीं गिरता। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इस यंत्र की क्षमता की। तो सीड ड्रिल की तरह ही 1 घंटे में 1 एकड़ की बुआई कर सकता है तथा 35 हॉर्स पावर से लेकर इससे अधिक हॉर्स पावर के ट्रैक्टर द्वारा आसानी से चलाया जा सकता है। किसान भाइयों, यह बाजार में उपलब्ध है तथा इसकी अनुमानित कीमत लगभग 70,000 से 80,000 रुपए है। आइए अब बात करते हैं इंक्लाइंड प्लेट प्लांटर के बारे में। इस यंत्र के द्वारा 6 कतारों में लगभग सभी फसलों की बुआई आसानी से की जा सकती है। इसमें से कतार की दूरी आप फसल के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें बीजों की गिरने की मात्रा निर्धारित होती है, क्योंकि इसमें हर फसल के बीजों के लिए एक विशेष प्रकार की प्लेट बनी होती है और जिस फसल का जितना बीज गिरना चाहिए यह प्लेट उतना ही बीज गिराती है और जो बीज गिरता है उसकी दूरी भी समान होती है। उर्वरकों के उपयोग हेतु इस मशीन में उर्वरक बॉक्स, जिसमें कि फ्लूटेड रोलर प्रकार की मापक प्रणाली अतिरिक्त रूप से मुख्य फ्रेम पर लगाई जा सकती है। इसके द्वारा 1 घंटे में 1 एकड़ क्षेत्रफल में बुआई की जा सकती है। इस यंत्र की कीमत मॉडल एवं कंपनियों के अनुसार 22 से 35,000 रुपए के बीच में आती है। किसान भाइयों, आइए बात करते हैं बैल चालित इंक्लाइंड प्लेन प्लांटर यंत्र के बारे में। यह यंत्र भी ट्रैक्टर चलित प्लेट प्लांटर की भांति कार्य करता है। इस यंत्र द्वारा प्रति घंटे में आधा एकड़ क्षेत्र में बुआई की जा सकती है। इस यंत्र के माध्यम से छोटे व बड़े आकार के बीजों को 3 कतारों में निश्चित दूरी एवं निश्चित गहराई में आसानी से बोया जाता है तथा इस यंत्र में भी ट्रैक्टर चालित इंक्लाइंड प्लेट प्लांटर की भांति उर्वरक बॉक्स होता है, जो कि उर्वरक को निश्चित मात्रा में निश्चित जगह पर देता है। वर्तमान में इस यंत्र की अनुमानित कीमत लगभग 14,000 रुपए है। इन यंत्रों पर शासन द्वारा 25% अनुदान देय है। किसान भाइयों, इन यंत्रों के बारे में और अधिक जानकारी एवं चलित प्रदर्शन देखने हेतु आप केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में संपर्क कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। थोड़ा एक्शन, थोड़ा डांस और थोड़ा रोमांस। रियल लाइफ से रियल लाइफ तक। नौकर हैं आप जनता के और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अब सिर्फ एक ही एक्शन होगा, पब्लिक का डायरेक्ट एक्शन। सेट से प्रीमियर, लेटेस्ट न्यूज हो या हॉटेस्ट गॉसिप, कौन सी फिल्म हिट और कौन सी फिल्मी दुनिया का पंचनामा, फिल्मी नामा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मिर्च की फसल जिन किसानों ने नवंबर माह में लगाई थी, वो फसल इस समय पुष्पन एवं फलन की अवस्था पर होगी, लेकिन मौसम में हो रहे बदलाव के कारण इस फसल पर बहुत से कीट एवं रोगों का प्रकोप हो रहा है। अतः मिर्च की फसल में इस समय लगने वाले कीट एवं रोगों के लक्षण तथा उनके नियंत्रण की जानकारी के लिए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शेखर सिंह बघेल से। किसान भाइयों, हमारे मध्य प्रदेश में बहुतायत में कृषक हमारे मिर्च की खेती करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय चल रहा है मिर्च की फलन या पुष्पन की अवस्था जो चल रही है, और ऐसे समय में हमारे किसान भाई इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कुछ समसामयिक बातें हैं
इनका ध्यान रखते हुए अगर आप खेती करते हैं तो आपका मिर्च का अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होगा, साथ ही साथ आप बाजार भाव भी अच्छा प्राप्त करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि आपके खेत में अगर मिर्च लगी हुई है तो आपको निंदाई गुड़ाई या जो खरपतवार है उनकी अच्छी तरीके से खेतों से बाहर सफाई करनी है और बाहर करना है, ताकि आपके खेत में रोग व्याधियों की समस्या कम से कम आए। और साथ ही साथ जो आपने खाद या उर्वरक दिया है उसकी सही मात्रा, सही उपयोग आपके जो मिर्च के पौधे हैं वो कर सकें। इसलिए आपको खरपतवारों को अच्छी तरीके से खेत से बाहर करना है। इसके बाद आती है खेत में पानी की। अगर आपके खेत में आप निरीक्षण करते हैं, इस दौरान देखें अगर कहीं पे आपको लगता है कि पानी की कमी है तो भूमि में नमी बनी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि पुष्पन की अवस्था चल रही है और पुष्प आते समय अगर नमी की समस्या आ जाए तो निश्चित रूप से आपके फूल भी कम आएंगे, साथ ही साथ फूल कम आने से या फूल गिरने की समस्या हो जाएगी और फल भी कम बनेंगे और इससे आपको निश्चित रूप से हानि होगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जैसे कि धीरे धीरे अब गर्मी बढ़ना शुरू हो रही है तो आपको खेतों में पानी की मात्रा लगभग हफ्ते 10 दिन में आपको पानी लगातार देते रहना है और खेत की आवश्यकता के अनुसार भी इस बात का भी ध्यान रखते हुए पानी दें। कई बार तो देखा गया है कि जो हमारी मिर्च की फसल है इस वक्त सबसे ज़्यादा रस चूसक कीट जो कि उत्पन्न अवस्था आ रही है और पौधों का विकास भी हो रहा है, तो ऐसे समय में रस चूसक कीटों की समस्या बहुतायत में देखी जाती है, जो कि रस चूस लेते हैं पत्तियों के या फूलों के और इससे नुकसान होता है। जैसा कि अभी समय चल रहा है तो इस वक्त एक चुर्रा मुर्रा जो बीमारी एक मिर्च की सबसे प्रमुख हम बीमारी कह सकते हैं, जिसका कि वाहक के रूप में जो सफ़ेद मक्खी है ये पूरा चुर्रा मुर्रा की बीमारी को फैलाने में मदद करती है। तो हमें चाहिए कि इस जो सफ़ेद मक्खी है इसकी रोकथाम करें ताकि ये चुर्रा मुर्रा की जो बीमारी है ये कम से कम हमारी मिर्च की फसल में लगे और आपकी फसल बचाव हो सके। इसके लिए आप तो सबसे पहली बात आती है कि हम पहले से इसके लिए आप नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं और उसका अगर आप छिड़काव करते हैं तो प्रारंभिक रूप से इस प्रकार के जो कीट हैं रस चूसक, इनकी समस्या से निजात मिल जाएगा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि कई बार समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपको इसको रोकने के लिए रासायनिक दवा की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। इसके लिए आप या तो इमेडाक्लोप्रिड जो दवा है इसकी लगभग 1.5 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपकी जो मिर्च की फसल में चुर्रा मुर्रा की बीमारी है इससे भी निजात मिल सकती है। इसके साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि आपकी फसल में एंथ्रेक्नोज जो है इसमें देखेंगे आप पत्तियों में किनारे में धीरे धीरे सिकुड़न आ जाती है, काला पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं और सूख कर गिर जाती हैं। इससे भी प्रकाश संश्लेषण की समस्या आएगी, पौधों को भोजन प्राप्त करने में समस्या आएगी और आपके पौधों में जो पुष्प हैं वो भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे, गिरते जाएंगे। तो इसके लिए आप दवा जो है उसमें मैनकोजेब जो दवा है उसकी लगभग 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं और उसका अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपको एंथ्रेक्नोज जो बीमारी है उससे मिर्च की फसल को फायदा हो सकता है और आपकी जो समस्या आ रही है उनसे निजात मिल सकती है। किसान भाई कई बार देखा जाता है कि खेतों में हमारे जो मिर्च की फसल लगी है तो कई बार फूलों के गिरने की समस्या भी देखी जाती है और को फूलों को गिरने से बचाने के लिए प्लानोफिक्स जो पौधवर्धक है इसकी लगभग 4.5 ml मात्रा प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें तो आपको निश्चित रूप से आपके जो पौधों से फूल गिर रहे हैं इसकी समस्या से निजात मिल सकती है और आप मिर्च की फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर बाजार में अच्छा भाव प्राप्त कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। मनमोहक सुगंध वाले फूलों में रजनीगंधा फूल की खेती साज सज्जा व उपहार देने के लिए की जाती है। साथ ही साथ इससे निकाला गया सुगंधित तेल भी काफी कीमती होता है। इसलिए प्रदेश के कुछ किसान भाई इसकी खेती व्यावसायिक दृष्टिकोण से करके अच्छा लाभ लेते हैं। अतः किसान भाइयों, यदि आप रजनीगंधा फूल की खेती करना चाहते हैं तो कौन कौन से आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देना है, इसके लिए मिलते हैं एक प्रगतिशील किसान से। मैं 10 साल पहले गन्ने की खेती और धान की खेती करता था और मैं से रजनीगंधा की खेती कर रहा हूँ। अब मैं जैसे रजनीगंधा लगाता हूँ उससे पहले मैं गोबर की खाद भी डालता हूँ। सड़ी गोबर की खाद 3 एकड़ 6 ट्राली के हिसाब से डालता हूँ। खाद डालने के बाद 2-3 जुताई करता हूँ। मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। फसल बोने का टाइम इसका 2 टाइम है, एक तो मार्च में लगाते हैं और दूसरा अप्रैल मई के आसपास लगाते हैं। लगाने का तरीका है इसके बल्ब को उखाड़ कर 2 महीने रेस्टेड करना पड़ता है कि बल्ब को हम ट्रीट करके लगाते हैं बायोस्टीन में। उसके बाद लाइन खींच के 2.25 फीट की दूरी
लगा देते हैं सूखे में ही। पौधे से पौधे की दूरी 6 इंच के आसपास होनी चाहिए। उसके बाद लगाने के बाद हम पानी दे देते हैं। इसमें 3 या 4 लड़ाई गुड़ाई होती हैं। पहली लड़ाई गुड़ाई लगने के 15 या 20 दिन बाद करनी चाहिए। 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से DAP डालते हैं। दूसरी 1 महीने के अंतर पर, फिर तीसरी 2-2.5 महीने के आसपास कर देनी चाहिए और तीसरी 4 महीने के अंतर पर कर देनी चाहिए। निराई गुड़ाई कुछ कल्टीवेटर से भी करते हैं। इसके बाद दूसरा खाद हम जब तीसरा पानी लगाते हैं उसके बाद डालते हैं। 1 महीने के आसपास दूसरा खाद डालते हैं। फिर उसके बाद दूसरा खाद हम 1 महीने के अंतर पर लगाते हैं। 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से DAP लगाते हैं। फिर तीसरा खाद हम 2 महीने के बाद लगाते हैं, फसल जब हमारी फसल बड़ी हो जाती है। उसके बाद फूल चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर 3 या 4 महीने बाद एक थोड़ा स्प्रे भी मारते हैं न्यूट्रेंट का, और थोड़ा बायोस्टीन वगैरह का भी। सिंचाई के लिए इसमें हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। कम से कम जब तक फूल चलता है 10-15 सिंचाई हो जाती हैं हर 10वें-15वें दिन के अंतर पर। इसमें 2-3 कीट लगते हैं। जब हमारी फसल छोटी होती है इसमें एक कीट लगता है सफ़ेद रंग का, सुंडी वगैरह लग जाती है जब फूल चलता है गर्मियों में। इसकी स्पाइक खाती है, फूल भी खा जाती है। उसके लिए हम मोनोक्रोटोफास डाल देते हैं 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से डाल देते हैं और स्प्रे कर देते हैं। इसमें एक बीमारी आती है सड़न गलन की। नंबर 2 इसमें फफूंदी का असर आ जाता है। उसके लिए हम बायोस्टीन और M45 डालते समय समय पर डालते रहते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज कार्यक्रम में जिस प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है शेरपुर गाजीपुर से चंदन भारती ने। आप भेड़ पालन पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो चंदन कुमार जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है अन्नदाता कार्यक्रम का यह अंश। इसमें कम श्रम से अधिक फायदा मिल जाता है भेड़ पालन में, क्योंकि विशेष इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको रखने की खर्च की, ना ही उनको खाद्य पदार्थ देने में कोई विशेष अलग से दिया जाता है। केवल अगर चराई पर भी रखा जाए भेड़ों को तो पूरी तरह वो सफल हो सकती हैं। भेड़ों की ऊपरी ओंठ कटे हुए होते हैं, जिससे ज़मीन पे जो भी अगर दाने भी गिरे हैं, जो फसल कटाई वगैरह के बाद दाने बचते हैं, तो वहाँ अगर भेड़ों को चराया जाए तो दाने खरपतवार वो सब साफ कर देती हैं। तो इस तरह भेड़ पालन केवल चरागाह पे भी निर्भर है। केवल चराई अगर कर लें तो उससे भी भेड़ों को पाल सकते हैं। इनके जहाँ तक आवास की समस्या है, तो आवास की ज़रूरत विशेष रूप से गर्मी, बारिश और जाड़े के समय पड़ती है। गर्मी में लू से बचाने के लिए, बारिश में बरसात से बचाने के लिए, और जाड़े में थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो जाता है तो उस समय उनको मेंटेन रखने की ज़रूरत होती है। तो 12x6 का अगर एक बाड़ा बना दिया जाए, सिंपल बाड़ा, जिसमें बस चारों तरफ जाली लगा के घेर दें, ऊपर एक सीट लगा दें, तो उसमें 50 वयस्क भेड़ें आराम से रह सकती हैं। और इनका जो फर्श जो होता है, ये ध्यान रखना चाहिए कि इनके खुर जो होते हैं बड़े नाजुक होते हैं, खुरों की बीमारियाँ इसमें ज़्यादा होती हैं। तो पक्के फर्श पे इनको ना रखा जाए, कच्चे फर्श पे ही इनको रखा जाए। आवास में बस इतना ही इनके लिए पर्याप्त है। अब विशेष रूप से आपका पोषण के संबंध में इनके बताना चाहूँगा, जाड़े का समय चल रहा है और जाड़े में ही जो भेड़ें हैं गर्भाधान में आती हैं, तो जो वयस्क भेड़ें हैं जो गर्भित होने वाली हैं, उनको इस समय चारे के साथ साथ कुछ अतिरिक्त अलग से राशन दिया जाए, तो इनके स्वास्थ्य के लिए, जो बच्चा होने वाला है उसके स्वास्थ्य के लिए, और जो ऊन इनकी है उसकी क्वालिटी के लिए और क्वांटिटी के लिए बहुत बढ़िया रहता है। इसके लिए कुछ नहीं, बहुत सामान्य सा जो आपको टूटे फूटे अनाज मिल जाएँ बाज़ार से या गांव से, मिल से, उसको लेने के बाद 25% खली ले लें, चाहे सोयाबीन की हो, चाहे मूंगफली की हो, चाहे आपकी सरसों की हो, कोई भी खली ले लें, उसको मिला दीजिए। 10% चोकर ले लीजिए, 10% और दालों के टुकड़े मिल जाए वो ले लीजिए, 1-2% मिनरल मिक्सचर मिला लीजिए, 1% नमक मिला लीजिए। ये इनके लिए पर्याप्त है। और वयस्क भेड़ को अगर 300 से 400 ग्राम अगर आप ये देते रहेंगे
गर्भावस्था में, तो उनका स्वास्थ्य मेंटेन रहेगा। इसी तरह जो हमारे नर मेढ़े होते हैं जो प्रजनन करते हैं, तो उनको भी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो उनको भी इसी रेशियो में अगर 250 से 300 ग्राम प्रति नर भेड़ हम इस समय देते रहें, तो उनकी जो क्षमता है सर्विस करने की, गर्भाधान करने की, वो पर्याप्त रहेगी और बढ़िया मतलब गर्भाधान होगा। ये बच्चे देती हैं तो मेमनों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी नाल साफ ब्लेड से काटें, टिंचर वगैरह लगा के उसको छोड़ें, जाड़े से बचाएं थोड़ा सा, और पहले 10 दिन तो केवल माँ के दूध पे ही इनको छोड़ दिया जाए, कोई राशन ना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। 10 दिन के बाद इनको चारा खिलाना शुरू करते हैं, तो सूखा चारे पे पहले प्राथमिकता दी जाती है, हैं जो आपके पास भूसा है, पुआल है, उसको काट के हैं इनको थोड़ा थोड़ा देना शुरू करें। जब ये खाना शुरू करें और खाने में इनकी रुचि जागने लगे, तो फिर थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर मिला के देना शुरू करते हैं, और इस तरह 10 दिन बीतने के बाद फिर हम हरे चारे पे इनको ले आते हैं। इस तरह 60 से 90 दिन तक इनको हम माँ के साथ रखते हैं, और 60 से 90 दिन के बाद माँ से इनको अलग कर देते हैं। माँ से अलग करने से ये होता है कि भेड़ें साल में 2 बार गर्मी में आती हैं, तो जब हटा देते हैं तो फिर उनकी साइकिल जो है गर्मी वाली शुरू हो जाती है और पुनः गर्म हो जाती हैं, जिससे हम साल में 2 बार उनसे बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। जाड़े में अधिक ठंड से बचाव के लिए आपको इनको बाड़े में रखना पड़ेगा। जब धूप निकले तभी चराएं, जब ज़्यादा ठंड है उसमें बाहर ना निकालें भेड़ों को। जो गाभिन भेड़ें हैं उनको अलग कर दें झुंड से, क्योंकि उनको उस समय ज़्यादा दूर तक ले जाना, ज़्यादा वो चलाना उनके लिए ठीक नहीं रहता है। भेड़ पालन लाभदायक क्यों है, कैसे आप उसका अर्थशास्त्र क्या है, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक भेड़ वर्ष में 2 बार गर्मी में आती है, और सब कुछ ठीक अगर आप रखते हैं, उनका राशन, उनका आवास, उनका चरागा, तो आपको 2 बच्चे वो साल में दे देती है। प्रत्येक बच्चा जो है 12 महीने में अपनी नॉर्मल अवस्था को आ जाता है। अगर नर है तो उसको मांस के पर्पज के लिए आप बेच देंगे, उससे आपको अच्छी आय हो जाएगी। अगर मादा है तो फिर आपके इसको बढ़ाने के लिए, फ्लॉक को बढ़ाने के लिए काम आएगी, गर्मी में आएगी। दूसरा 2 बार इनसे ऊन ली जाती है। वैसे वैज्ञानिक भी 3 बार है, लेकिन हम लोगों के इधर भी 2 बार ही प्रचलित है। एक बार मार्च में, एक बार अक्टूबर में ये लोग काटते हैं। लगभग 1 किलो प्रति वर्ष प्रति भेड़ ऊन उत्पादन आ गया है, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हुई है। कारपेट क्वालिटी की वूल आ गई है, जिसका मार्केट भी अच्छा यहाँ पे है। समय अगर अच्छी भेड़ है, अच्छा ऊन है, तो 70 से 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उनका ऊन बिक भी जाता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।